डीम कन्वेंस से रिलेटेड और तमाम जो सवाल हम लास्ट में लेंगे, लेकिन डीम कन्वेंस के लिए हमारे जो कीनोट स्पीकर्स हैं, एडवोकेट नरेश भाई जो महासेवा से जुड़े हुए हैं, कंसल्टेंट हैं, एडवोकेट, प्लीज वेलकम नरेश भाई सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का विषय रीडेवलपमेंट, कन्वीनियंस, डीम्ड कन्वीनियंस के बारे में मैं आपको कन्वीनियंस एंड डीम्ड कन्वीनियंस के बारे में कि कन्वीनियंस किस प्रकार से आप ले सकते हो और डीम्ड कन्वीनियंस किस प्रकार से ले सकते हो। अगर बिल्डर का, लैंड ओनर का कोऑपरेशन नहीं है तो वहां पर आप डीम्ड कन्वीनियंस ले सकते हो, या अगर जहां पर बिल्डर का, लैंड ओनर का कोऑपरेशन है तो वहां पर आप कोऑपरेशन के साथ कन्वीनियंस ले सकते हो। तो इसके बारे में, इसका पूरा एक प्रोसीजर, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कितना समय लग सकता है, तो ये सब चीज़ के बारे में थोड़ा सा जानकारी देने का कोशिश करता हूँ। अब कन्वीनियंस लेने का मीनिंग ऑफ कन्वीनियंस क्या है, कि इसका अर्थ क्या है। तो एक टाइटल ट्रांसफर ऑफ टाइटल, आपका जमीन जो है वहाँ पर बिल्डिंग, किसी बिल्डर ने डेवलपमेंट राइट्स लेकर के बिल्डिंग बनाया, जमीन मालक कोई और है, बिल्डर कोई और है, आज आपका बिल्डिंग वहाँ पर है और आप ऑक्यूपाई कर रहे हो और एंजॉय कर रहे हो ऑक्यूपेशनल राइट्स। तो क्या यह जमीन आपका होना चाहिए क्या? आंसर इज यस, आपका होना चाहिए कि आपने फ्लैट खरीदा हुआ है, जमीन एंड बिल्डिंग सोसाइटी के नाम पे होना चाहिए टू बिकम लीगल ओनर। कि जब तक कन्वीनियंस नहीं होगा तो आप सोसाइटी जो है लीगल ओनर करके नहीं कहला सकते हैं, या आप यू कैन नॉट क्लेम दैट यू आर ए लीगल ओनर। लीगल ओनर करके अगर आप क्लेम करना चाहते हो, एस्टैब्लिश करना चाहते हो, तो आपके पास कन्वीनियंस डीड होना चाहिए। टू मेक एंट्रीज इन द गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, जैसा कि जब रजिस्ट्रेशन करते हो कन्वीनियंस डीड, या अगर आप फ्लैट परचेज करते हो तो उसी प्रकार, फ्लैट परचेज करते हो तो आपका अग्रीमेंट रजिस्टर करते हो, तो उसी प्रकार से कन्वीनियंस डीड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। कन्वीनियंस डीड रजिस्ट्रेशन होता है तो एक तो आपका एंट्री आ जाता है सब रजिस्ट्रार ऑफिस में, जहां पर अगर इस प्रॉपर्टी का कोई मालक कौन है करके अगर सर्च लेता है तो उसमें सोसाइटी का, अगर कन्वीनियंस डीड रजिस्टर हुआ रहता है तो सोसाइटी का एंट्री मिलती है, अगर नहीं है तो नहीं। एंड देन ये एक प्लेस है जहां पर आप अपना एंट्री रजिस्टर करोगे। सेकेंडली 7/12 उतारा, या अगर प्रॉपर्टी कार्ड, तो प्रॉपर्टी कार्ड में भी आपको अपना नाम दर्ज करना है, तो कन्वीनियंस डीड होगा तो ही आपका नाम प्रॉपर्टी कार्ड में या 7/12 में दर्ज होगा, अदरवाइज नहीं। एंड देन हैव फ्री एंड मार्केटेबल टाइटल। फ्री एंड मार्केटेबल टाइटल मतलब कि जमीन एंड बिल्डिंग आप क्या किसी थर्ड पार्टी को बेच सकते हो क्या जमीन के साथ। फ्लैट तो एक फ्लैट का धारक जो है वो बेच सकता है, बट लैंड एंड बिल्डिंग आप बेच सकते हो क्या? तो जब तक आपके पास कन्वीनियंस नहीं है तब तक आपके पास फ्री एंड मार्केटेबल टाइटल नहीं है। जब तक कन्वीनियंस आ गया तो आपके पास फ्री एंड मार्केटेबल टाइटल है, तो अगर आप किसी को बेचना चाहते हो बेच सकते हो, या अगर समझो कोई सेटबैक एरिया आ गया आपका जमीन के ऊपर, समझो ये 1000 स्क्वायर मीटर का जमीन है, 150 स्क्वायर मीटर गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया डेवलपमेंट के लिए, तो उसका कोई बेनिफिट मिल रहा है आपको, उसका जो कॉम्पेंसेशन मिल रहा है, तो कॉम्पेंसेशन लेने के लिए भी आपके पास कन्वीनियंस होना चाहिए। देन कन्वीनियंस किसका होगा? जमीन का होगा। जमीन मालक जो है कन्वीनियंस जमीन हस्तांतरण करेगा और बिल्डर जो है बिल्डिंग ट्रांसफर करेगा। तो जहां पर लीज होल्ड राइट है तो वहां पर लीज होल्ड राइट ट्रांसफर होगा, जहां पर फ्री होल्ड राइट है, अगर जमीन फ्री होल्ड है तो वहां पर फ्री होल्ड राइट ट्रांसफर होगा। मेथड्स, वेज टू गेट कन्वीनियंस। अब क्या क्या, किस प्रकार से, कौन से अलग अलग विधान है वहां से हम कन्वीनियंस प्राप्त कर सकते हैं। बाय बिल्डर, जहां पर कॉर्पोरेशन, जब बिल्डर ने बिल्डिंग बांधा तो बिल्डर के पास आप जाके डिस्कस कर सकते हो कि हमारा सोसाइटी फॉर्मेशन तो हो चुका है, तो आप जमीन का हक जो है हमें ट्रांसफर कर दो, तो एक बिल्डर के थ्रू हो सकता है। देन सेकेंडली थ्रू कोर्ट केसेस। अब कौन सा कोर्ट में जा सकते हैं? एक तो आपने फ्लैट खरीदा हुआ है, सोसाइटी बनाया, इट इज ए सिविल कॉन्ट्रैक्ट, आप सिटी सिविल कोर्ट में जा सकते हो। देन अगेन आपने अपना फ्लैट खरीदा हुआ है रहने का पर्पस से, तो आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का, कंज्यूमर का डेफिनेशन के अंदर आते हो, तो आप कंज्यूमर कोर्ट में भी जा सकते हो। देन 2008 में एग्जिस्टिंग मोफा कायदे को अमेंडमेंट कर दिया गया और उसमें एक फास्टेस्ट रेमेडी ला दिया, दैट इज डीम्ड कन्वेंस,
तो आप डीम्ड कन्वेंस के जहां पर नॉन कोऑपरेशन है तो डीम्ड कन्वेंस में भी जाके आप अपना सोसाइटी का कन्वेंस प्राप्त कर सकते हो। थोड़ा सा कायदे का प्रावधान बताता हूं मैं। आपने सभी ने फ्लैट खरीदा हुआ है, राइट? कोई बिल्डर से किसी ने बिल्डर से खरीदा हुआ रहेगा या किसी ने रीसेल में खरीदा हुआ है। तो ये बिल्डिंग बांधा एक बिल्डर ने। बहुत सारा कम सोसाइटी है जहां पर उन्होंने जमीन खरीदा, कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट किया और फ्लैट का बांधकाम कर लिया, अलॉटमेंट कर लिया। बट आजकल ज्यादातर जो है बिल्डर जमीन खरीदता है या अगर समझो डेवलपमेंट राइट लेता है एंड फ्लैट का बांधकाम करता है और फ्लैट सेल करता है। तो ये एक एक्टिविटी या बिल्डर का एक बिजनेस एक्टिविटी एक कायदे के अंतर्गत कवर्ड है, मतलब उसको कंट्रोल किया जा रहा है। तो वो कायदा कौन सा है? महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट्स एक्ट। आज जो है रेरा कायदा भी लागू है, रेरा के अंतर्गत भी। बट इससे पहले आपका जब बिल्डिंग बना था तो मोफा का कायदा लागू था। तो मोफा का कायदा क्या बोलता है कि जब बिल्डर ने 51% आज के दिन में, बट 2017 से पहले 60% यूनिट सेल कर दिया, सेक्शन 10 60% यूनिट सेल कर दिया, तो उसको लीगल बॉडी बनाना चाहिए। लीगल बॉडी क्या क्या हो सकता है? एक तो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी हो सकती है, एक कंडोमिनियम हो सकता है, या अगर समझो कोई लोगों ने कंपनी बनाया हुआ है फॉर द पर्पस ऑफ मैनेजमेंट, कि बिल्डिंग का मैनेजमेंट करने के लिए और जमीन का हक पाने के लिए। तो सेक्शन 10 बोलता है कि 60% यूनिट सेल कर दिया तो आपको लीगल बॉडी बनाना चाहिए। उसके बाद फर्दर प्रोविजन ये है, सेक्शन 11 में ये प्रोवाइड किया हुआ है, अगर 4 महीना हो गया सोसाइटी बनाया या कंपनी बनाया, उसके बाद आपके पास जो हक है प्रोमोटर के पास, तो वो हक जो है सोसाइटी के नाम पे ट्रांसफर करना चाहिए। वो हक सोसाइटी के नाम पे ट्रांसफर करना चाहिए। लीगल प्रोविजन सोसाइटी के नाम पे ट्रांसफर करना चाहिए, वो भी 4 महीने के अंदर। 4 महीना जैसा हो गया, सोसाइटी फॉर्मेशन हो गया, 4 महीना हो गया, 4 महीने के बाद आपको ट्रांसफर करना चाहिए। इस प्रकार का प्रावधान है। बट बहुत सारे हाउसिंग सोसाइटियों का जो कन्वेंस का जो प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हुआ और कायदे का प्रोविजन मद्देनजर अगर आप देखोगे कि अगर सोसाइटी कन्वेंस लेना भी चाहती है तो उनको बहुत लीगल प्रोसेस जो है सिटी सिविल कोर्ट में जाते हो 10 से 15 साल या 20 साल भी लग जाते थे। ऐसे भी सोसाइटी हमारे नजर में आए हैं जहां पर उन्होंने 30-35 साल कोर्ट केसेस लड़ने में टाइम इन्वेस्ट किया हुआ है। और उसके बाद कंसेंट भी हो गया, कंसेंट लेने के बाद उन्होंने कंसेंट करके उनको कन्वेंस प्राप्त करना पड़ा। इस प्रकार का सोसाइटी भी है। तो अगर आप कायदे का प्रावधान देखोगे कि 4 महीने के बाद आपको कन्वेंस का हक जमीन का हक हस्तांतरण करना चाहिए। द प्रोमोटर शैल कन्वे लैंड एंड बिल्डिंग इन फेवर ऑफ द सोसाइटी, इस प्रकार का प्रावधान है। तो लीगल प्रोविजन देखोगे सालों साल 10 साल लगता है और बहुत सारा हाउसिंग सोसाइटियों का कन्वेंस नहीं हुआ। तो इसको कंसिडर करते हुए उस समय का सिचुएशन को प्रेजेंट कंसिडर करते हुए और कायदे का प्रावधान कंसिडर करते हुए महाराष्ट्र गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि एक फास्टेस्ट रेमेडी लाना चाहिए। तो इसके लिए 2008 में मोफा कायदे को अमेंड कर दिया और अमेंड करके 2008 में एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी रजिस्ट्रार को पावर्स दिया और उनके थ्रू जहां पर अगर समझो जमीन मालक अवेलेबल नहीं है, बिल्डर अवेलेबल नहीं है, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के थ्रू एक कन्वेंस ग्रांट करने का प्रावधान 2010 से चालू हो गया। सो आज हर एक सोसाइटी जो है अगर बिल्डर अवेलेबल नहीं है, जमीन मालक अवेलेबल नहीं है, या अगर बिल्डर अपना बिजनेस क्लोज कर चुका है, या अगर जमीन मालक एक्सपायर हो गए, उनका जो लीगल हेयर कहां पर है पता नहीं है, तो आप डीम्ड कन्वेंस में जाकर के आप अपना कन्वेंस प्राप्त कर सकते हो। तो अभी अगर समझो कि अगर नई सोसाइटी बनी हुई है तो हमें क्या करना पड़ेगा? जहां पर कॉर्पोरेशन है या अगर समझो बिल्डर अवेलेबल है, जमीन मालक भी अवेलेबल है, तो वो कन्वेंस देना चाहता है, तो हम क्या कर सकते हैं कि आपका कॉन्ट्रैक्ट, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिल्डर के साथ है, आपको बिल्डर को अप्रोच करना पड़ेगा एंड ऑब्वियसली एक रिक्वेस्ट लेटर वर्बल आप कर सकते हो, बट इट इज बेटर एक राइटिंग में आप लेटर देते हो कि हमारा सोसाइटी हुआ है, हमें कन्वेंस
उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। एक बार उन्होंने अग्री कर दिया कि मैं देने के लिए तैयार हूं, अग्री कर दिया, तो एक हमें डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। अब कौन सा डॉक्यूमेंट लगते हैं, जैसा कि बिल्डिंग रिलेटेड डॉक्यूमेंट। नॉर्मली ये डॉक्यूमेंट जब सोसाइटी फॉर्मेशन हो गया तो बिल्डर को ही हैंड ओवर करना चाहिए। अगर हैंड ओवर नहीं किया, सोसाइटी के पास अवेलेबल नहीं है, ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स आर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, एक या दूसरा अथॉरिटी के पास आपको अवेलेबल मिलेगा ही। तो अभी बिल्डिंग रिलेटेड डॉक्यूमेंट लगेंगे, जैसा कि बिल्डिंग प्लान लगेगा, हमें ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट लगेगा, अगर कमेंसमेंट सर्टिफिकेट, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, आईओडी, ये सब डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो ये डॉक्यूमेंट अगर सोसाइटी के पास नहीं है, आपका केडीएमसी जो प्लानिंग अथॉरिटी है उनके पास अवेलेबल रहेगा, आप आरटीए वहां पर डाल के आप 7/12 लगेगा। तो अगर 7/12 है, गांव नमूना 6 है, प्रॉपर्टी कार्ड है, ये सब डॉक्यूमेंट रेवेन्यू रिकॉर्ड्स है। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है, लेटेस्ट रिकॉर्ड, अगर कन्वेंस लेना भी चाहते हो, हमें लेटेस्ट रिकॉर्ड की जरूरत पड़ती है, तो वो सिटी सर्वे ऑफिस में अवेलेबल होगा। कुछ डॉक्यूमेंट सिटी सर्वे ऑफिस में, कुछ डॉक्यूमेंट तहसीलदार के ऑफिस में मिलेगा। तो ये डॉक्यूमेंट आप प्राप्त कर सकते हो। उसके बाद फर्दर कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, बिल्डर ने जो फ्लैट परचेज एग्रीमेंट, आपका फ्लैट परचेज एग्रीमेंट, जितने भी मेंबर्स हैं उनका अग्रीमेंट का कॉपी लगेगा। देन सोसाइटी का सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो ये सब डॉक्यूमेंट, कुछ डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल है, कुछ डॉक्यूमेंट अथॉरिटीज के पास अवेलेबल है। तो ये सब डॉक्यूमेंट इकट्ठा करके आप एक कंसल्टेंट को, अगर आप जानकार हो, आप खुद ड्राफ्ट कर सकते हो कन्वेंस डीड, तो आप कर सकते हो। अदरवाइज ऑलवेज इट इज बेटर टू हायर ए कंसल्टेंट एंड उनके थ्रू करा के लेना बेटर है। तो एक कन्वेंस डीड बनाना पड़ेगा। कन्वेंस डीड आप प्रिपेयर करोगे, प्रिपेयर करने के बाद उसको जनरल बॉडी में अप्रूवल लेना है, कि जनरल बॉडी का अप्रूवल लेना पड़ेगा। और जनरल बॉडी का अप्रूवल होने के बाद यू विल फॉरवर्ड इट टू द बिल्डर, बिल्डर का अप्रूवल, फिर जमीन मालक का भी अप्रूवल। तो ये तीनों पार्टीज, लैंड ओनर, बिल्डर एंड सोसाइटी, तीनों का अप्रूवल हो गया। देन आता है स्टैंप ड्यूटी भरो। उसको स्टैंप ड्यूटी भरने के लिए कन्वेंस डीड के ऊपर कितना स्टैंप ड्यूटी लगता है, ये तय करने का एक अधिकार कलेक्टर ऑफ स्टैम्प्स के पास है। आपका थाना डिस्ट्रिक्ट में ये प्रॉपर्टी, कल्याण डोंबिवली थाना डिस्ट्रिक्ट में है। थाना डिस्ट्रिक्ट के लिए कलेक्टर ऑफ स्टैम्प्स है। थाना डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर ऑफ स्टैम्प्स के पास एक एप्लीकेशन कर सकते हो। तो इस कन्वेंस डीड के ऊपर कितना स्टैंप ड्यूटी आएगा। तो अभी कन्वेंस डीड के ऊपर स्टैंप ड्यूटी अगर आप देखने के लिए जाओगे, जब आप अग्रीमेंट बनाते हो तब का स्टैंप ड्यूटी लगता है। आपने जो अपना फ्लैट परचेज एग्रीमेंट के ऊपर स्टैंप ड्यूटी भरा हुआ है, कन्वेंस के टाइम पर उसको कंसिडर किया जाता है। तो साथ ही साथ में जब हम कन्वेंस डीड देते हैं तो उस टाइम पर हमारा एग्रीमेंट का कॉपी भी देना जरूरी है। जरूरत पड़ने पर इंडेक्स 2 भी देना पड़ेगा। कुछ केस के अंदर चेन ऑफ एग्रीमेंट्स भी लग सकते हैं, तो वो भी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। और प्रोवाइडेड हर एक फ्लैट परचेजर ने अपना अपना एग्रीमेंट के ऊपर पूरा स्टैंप ड्यूटी भरा हुआ है और कोई बैलेंस एफएसआई नहीं है, तो उस समय पर हर एक फ्लैट के ऊपर 100 रुपये स्टैंप ड्यूटी आएगा। 100 फ्लैट है, समझो 10,000 रुपये स्टैंप ड्यूटी आएगी। और कन्वेंस डीड के ऊपर एक एडिशनल 100 रुपीज आएगा। 10,100 रुपये स्टैंप ड्यूटी होगी और 10,100 रुपया रजिस्ट्रेशन फीस होगा। एंड एक बार स्टैंप ड्यूटी भर दिया, उसके बाद सर्टिफिकेशन होता है कि ये प्रॉपरली स्टैंप ड्यूटी भरा हुआ डॉक्यूमेंट। देन तीनों पार्टियां, जैसा कि जमीन मालक, बिल्डर, सोसाइटी वाले, एक दिन तय करके रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जा सकते हैं एंड उस डीड को रजिस्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया कॉर्पोरेशन के साथ कन्वेंस का प्रस्ताव। जहाँ पर कन्वेंस लेना था, कॉर्पोरेशन, बिल्डर, लैंड ओनर का आपको कॉर्पोरेशन है, तो कन्वेंस डीड बनाओ, स्टैंप ड्यूटी भराओ, रजिस्ट्रेशन करो। उसके बाद 7/12 में नाम चढ़ाना है तो 7/12 में नाम चढ़ा सकते हो। तो ये अगर कॉर्पोरेशन है, लगभग आपको प्रोवाइडेड आपने अपना अग्रीमेंट के ऊपर स्टैंप ड्यूटी भरा हुआ है, तो एक लगभग 3 से 6 महीने के अंदर आप अपना कन्वेंस प्राप्त कर सकते हो। समझो अगर जमीन मालक कोऑपरेट नहीं कर रहा है, अवेलेबल नहीं है, एक्सपायर हो गए, लीगल है कौन है पता नहीं है, तो आप डीम्ड कन्वेंस में जा सकते हो। अब डीम्ड कन्वेंस के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, जैसा कि बिल्डिंग रिलेटेड डॉक्यूमेंट, सेम डॉक्यूमेंट का लिस्ट ऑलमोस्ट सेम है, डॉक्यूमेंट का लिस्ट ऑलमोस्ट सेम है। एक डीम्ड कन्वेंस में क्या होगा,
कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो डिस्ट्रिक्ट डिप्टी रजिस्ट्रार उनके पास एक एप्लीकेशन जाएगा, वहां पर एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन प्रिस्क्राइब किया हुआ है, तो उस एप्लीकेशन के साथ उसका कोर्ट फी लगेगा। कोई भी अगर आप एक पिटिशन या दावा दाखिल करते हो कहीं भी, तो उसके ऊपर कोर्ट फी लगती है। डीम्ड कन्वेंस के लिए कम से कम कोर्ट फी रखा हुआ है, दैट इज 2000 का कोर्ट फी। एक एप्लीकेशन बनेगा, उसके बाद एप्लीकेशन के साथ और क्या क्या डॉक्यूमेंट जाएंगे, जैसे कि आपका अमुक जमीन के ऊपर आपका बिल्डिंग बना हुआ है करके हमें हर एक जो हम स्टेटमेंट देते हैं उसको प्रूव करने के लिए डॉक्यूमेंट्स हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। जैसा कि अगर सर्वे नंबर 85 पार्ट 2 के ऊपर हमारा बिल्डिंग का बांधकाम हुआ है, तो ये प्रूव करने के लिए हमें उसका 7/12 लगाना पड़ेगा। या अगर समझो प्रॉपर्टी कार्ड है तो प्रॉपर्टी कार्ड हमें अटैच करना पड़ेगा। अमुक साल में हमारा बिल्डिंग का अप्रूवल हुआ था और उस बिल्डिंग को ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिला हुआ है, तो उस ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट भी अटैच करो। देन बिल्डर ने हमारे साथ एग्रीमेंट बनाया है, हमें फ्लैट सेल करते समय फर्स्ट अग्रीमेंट जो है तो उसका एक कॉपी जाएगा। देन लिस्ट ऑफ मेंबर्स, बिल्डिंग में कितना फ्लैट्स है तो सभी फ्लैट्स का अग्रीमेंट का कॉपी, एक लिस्ट ऑफ मेंबर्स रहेगा, हर एक जन का स्टैम्प ड्यूटी कितना भरा है, रजिस्ट्रेशन फीस कितना भरा है, एरिया कितना है, तो ये एक लिस्ट जाएगा। देन सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, आपका सोसाइटी का स्थापना हुआ है, स्थापित हुई है करके प्रूव करने के लिए हमें सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा। एंड वेरियस अदर डॉक्यूमेंट्स, जैसा कि अगर समझो जमीन मालक अलग है, बिल्डर अलग है, तो उनके बीच में कोई अग्रीमेंट बना रहेगा, डेवलपमेंट एग्रीमेंट, तो उसका कॉपी हमें अटैच करना पड़ेगा। एंड इसके अलावा और भी कोई डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है तो आप उस डॉक्यूमेंट को अटैच कर सकते हो। उसके बाद एक बार एप्लीकेशन फाइल हो जाता है, उसका एक 30 डेज के अंदर स्क्रूटिनी निकलती है। कोई भी एप्लीकेशन फाइल करो, स्क्रूटिनी निकलेगा। एंड कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट मांगा हुआ है कि अगर समझो अधिकारी को लगा कि एडिशनल डॉक्यूमेंट चाहिए, तो उस डॉक्यूमेंट्स को आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। एंड एक बार डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर दिया, उसके बाद हियरिंग नोटिस चले, हियरिंग नोटिस इशू होगा। एंड इस प्रोसीडिंग्स में लगभग एक 6 महीना तक, मतलब इस कायदे में महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट्स एक्ट में डीम्ड कन्वेंस के लिए एक टाइम लिमिट दिया गया है, दैट इज 6 मंथ्स, कि जो अधिकारी जो है हियरिंग कंडक्ट करेगा एक 6 महीने के लिए। एंड 6 महीने के बाद उनको एक ऑर्डर पास करना है कि कन्वेंस ग्रांट करना है तो कितना ग्रांट करना है, या अगर मैं करता नहीं हूं तो क्यों, विद रीजन ही हैज टू पास एन ऑर्डर। तो एक लगभग एप्लीकेशन फाइल हो गया, उसका 6 महीने के अंदर ऑर्डर के लिए क्लोज हो जाता है, उसका 2 महीने के बाद ऑर्डर पास हो जाता है। नॉर्मली 99.99% सोसाइटी के केस के अंदर डीम्ड कन्वेंस का ऑर्डर पास होता ही है, डीम्ड कन्वेंस का ऑर्डर पास होता ही है। डीम्ड कन्वेंस में कहीं 1.001% कुछ कारण के वजह से, अगर समझो कोर्ट में केसेस है, स्टे वगैरह है, तो अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी लिटिल बिट कंफ्यूज्ड है, इन दैट इवेंट कभी कभार ऑर्डर रिजेक्ट हो सकता है। अदरवाइज 99.99% जितने भी सोसाइटी ने एप्लीकेशन किया है वो ऑर्डर कंफर्म हुआ है, मतलब ऑर्डर उनके नाम पे ग्रांट हुआ है। एंड एक बार तो यहाँ पर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को इतना पावर्स दिया है कि जो डिफॉल्टिंग लैंड ओनर्स, एक बार ऑर्डर पास हो गया, क्या ऑर्डर के बेसिस के ऊपर आपका नाम चढ़ेगा 7/12 में, या अगर उसके बेसिस के ऊपर रजिस्ट्रेशन होगा, ऑर्डर इज नॉट सफिशिएंट, ऑर्डर के बाद भी आपको एक कन्वेंस डीड बनाना पड़ेगा। जिस प्रकार से मैंने आपको कॉर्पोरेशन के अंडर जहां पर जमीन मालक और बिल्डर कन्वेंस देने के लिए तैयार है, उसी प्रकार से आपको एक कन्वेंस डीड बनाना पड़ेगा। उस कन्वेंस डीड के ऊपर फर्दर स्टैम्प ड्यूटी डिटरमाइन होगा, कलेक्टर ऑफ स्टैम्प्स के पास एप्लीकेशन जाएगा, फिर रजिस्ट्रेशन होगा। अब डीम्ड कन्वेंस में कन्वेंस डीड कौन साइन करने वाला है? जमीन मालक तो अवेलेबल नहीं है, बिल्डर तो अवेलेबल नहीं है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को पूरा पावर्स दिया है। जो जमीन मालक और बिल्डर या उन्होंने अपना हक जो किसी और को भी ट्रांसफर किया है, तो उनके बिहाफ में साइन करके कन्वेंस सोसाइटी के नाम पे हस्तांतरण करने का पूरा पावर्स दिया हुआ है। सो अभी 8 से 10 महीना हो गया ऑर्डर पास करने के लिए। ऑर्डर पास होने के बाद कन्वेंस डीड बनाओ, कन्वेंस डीड के लिए और एक 2 महीना लगेगा, एजुडिकेशन हो सकता है, असेसमेंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी एक 2 से 3 महीना होगा, एंड रजिस्ट्रेशन के लिए 1 महीना। ऐसा करके लगभग एक 15 से 18 महीने के अंदर कोई भी अगर सोसाइटी अपना कन्वेंस प्राप्त करना चाहती है तो वो कन्वेंस 1.5 साल से 15 से 18 महीने के अंदर प्राप्त कर सकती है।
तो ये टाइम लिमिट हो गया। अब क्या एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का ऑर्डर चैलेंज हो सकता है क्या? चैलेंज हो सकता है क्या? तो आंसर इज हाँ। अगर समझो कोई भी एग्रीड लैंड ओनर है, बिल्डर है, उनको लगता है कि ये ऑर्डर हमारे ऊपर इनजस्टिस हुआ है, तो वो चैलेंज कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारा सोसाइटियों का जो जमीन मालक है, इनिशियल स्टेज में बिल्डर है, उन्होंने जो है चैलेंज किया था। एंड आप अगर देखोगे मेनी रिट पिटीशन जो है वो सेट असाइड किया है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने जो ऑर्डर पास किया उसको कंफर्म किया हुआ है, क्योंकि कायदा इज वेरी क्लियर कि सोसाइटी के नाम पे कन्वेंस होना चाहिए, तो इसके लिए उसको डीम्ड कन्वेंस नाम दिया है। इट इज डीम्ड टू हैव बीन कन्वेड, कि जैसा 4 महीना हो गया सोसाइटी के नाम पे कन्वेंस हस्तांतरण होना चाहिए, अगर नहीं किया है इट इज डीम्ड टू हैव बीन कन्वेड। अब किसके थ्रू कन्वेंस होगा? इट विल बी कन्वेड थ्रू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। सो एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को इतना पावर दिया है कि सभी का बिहाफ साइन करके सोसाइटी के नाम पे हस्तांतरण करो। अगर आप कोर्ट में जाते हो, सिटी सिविल कोर्ट में जाते हो, कंज्यूमर कोर्ट में जाते हो, वहां पर अपीलेट अथॉरिटी है। यहाँ पर डीम्ड कन्वेंस में अपीलेट अथॉरिटी नहीं है। रिट पिटीशन हो सकता है, या अगर समझो जमीन मालक बिल्डर सूट में जा सकता है, उसके अलावा अपीलेट अथॉरिटी नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप सिविल कोर्ट में जाओगे तो हो सकता है अपील में और 10 साल लग सकते हैं। कंसिडरिंग कोर्ट का जो आज का जो वेरियस कंज्यूमर कोर्ट हो या अगर सिविल कोर्ट हो, तो उसको कंसिडर करोगे तो डीम्ड कन्वेंस इज फास्टेस्ट रेमेडी हर एक प्रॉब्लम का। रामबाण मैं आपको बोलूंगा डीम्ड कन्वेंस, जो जितने भी लैंड रिकॉर्ड्स हो उसके अंदर प्रॉब्लम है, या अगर प्रोमोटर्स के अंदर प्रॉब्लम है, तो इसके लिए रामबाण ये है कि आप डीम्ड कन्वेंस में जाओ और डीम्ड कन्वेंस प्राप्त कर लो। सो विद दिस मैं कंक्लूड करता हूँ। क्वेश्चन एंड आंसर आप बाद में पूछ सकते हो, कोई भी क्वेश्चन है तो उसका जवाब देने के लिए थैंक यू।